फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल थिंग्स विद दक्षेश। तो आज हम हिंदी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सरफरोशी की तमन्ना, चैप्टर 4। यह दिन यूं तो दूसरों दिनों जैसा ही था, पर भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में एक विशेष दिन था। उस दिन सब सुबह सुबह उठ गए। कैदी रसोई ने विशेष खाना बनाया। जेलर अब्दुल सवेरे ही आ डटा। रोज वह किसी का गाना सुनता था, किसी के साथ शतरंज खेलता था, पर आज वह चुप था। किसी ने उसे बैठने तक की जगह नहीं दी। मुझे लगा कि उसका चेहरा भी कुछ उदास था। न जाने क्यों हमें यह आभास हो चुका था कि सूर्य के नीचे हमारा स्थान कहाँ है। आज वह जेलर था और हम कैदी। यानी इसका ये मतलब है कि वो दिन तो सामान्य दिन की तरह था, लेकिन भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में एक विशेष दिन था। उस दिन सब जल्दी उठ गए। सुबह सुबह कैदी रसोई ने अच्छा खाना बनाया। यानी कैदी रसोई यानी जो रसोई था, जो यानी खाना बनाता था, उसने अच्छा खाना बनाया था उस दिन। प्रतिदिन की तरह सब खाने बैठे तो बिस्मिल को ख्याल आया कि आज अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। जेलर के घर से एक बड़ा सा थाल मंगवाया गया। सब उसके चारों ओर बैठ गए। कुछ को जगह भी नहीं मिली। हर हाल में सबने उसी थाल से दो दो टुकड़े खाए। प्राचीन काल से ही इस प्रकार के अनुष्ठानिक रूप से भोजन करने का बहुत महत्व है। प्रतिदिन की तरह सब खाने में बैठे तो बिस्मिल को ख्याल आया। यानी हर रोज की तरह खाने पे सब लोग बैठे और बिस्मिल को ये ख्याल आया कि आज हम अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करते हैं, यानी नियम पूर्वक। हम सबने अच्छे कपड़े पहने। हल्दी घाटी के योद्धा भी इसी प्रकार अपनी अच्छी पोशाकें पहनकर गए थे। रोशन सिंह ने अपनी इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया। रोशन सिंह, जिसके पास एक इत्र था, उसने सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया। इत्र यानी परफ्यूम। अब बेड़ियां डलवाने की बारी आई। जेलर को हिदायत थी कि हमारे बेड़ियों की कीलों की जांच कर ली जाए। मेरी बारी आई तो मैंने अब्दुल से पूछा कि वह इतना भावुक क्यों हो रहा है। बड़ी मुश्किल से पता चला कि किसी बड़े अधिकारी ने के कहने पर फांसी की कैदियों वाली 3 कोठरियां साफ की जा रही है। मुझे लगा कि कोई भी जज अपने फैसले से पहले जेल वालों की को खबर नहीं क्यों देगा। बंदूक और पुलिस के बीच हम लॉरी में बैठे हमने रोज की तरह क्रांतिकारी गीत गाने शुरू कर दिए। क्रांतिकारी गीत यानी देशभक्ति गीत। हिदायत यानी आदेश, किसी को आदेश देना। रास्ते में हमने एक ऐसी गाड़ी देखी जिसमें सामान लदा हुआ था। हर सामान पर एक कागज चिपका था और उस पर हमारे जज का नाम लिखा था। स्पष्ट था कि हमारा फैसला सुनकर वे भारत से बाहर छुट्टियां मनाने जाएंगे। अदालत के बाहर भारी भीड़ थी। सब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाना जोश से गा रहे थे। चारों तरफ यह आवाज गूंज रही थी। सरफरोशी यानी जान की बाजी लगाना, अपना बलिदान करना। तमन्ना यानी इच्छा। जज के आते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया, यानी शांति हो गई। जज ने कहा, षड्यंत्र प्रमाणित हो गया है। षड्यंत्र यानी साजिश। जैसे हम सुनते हैं ना कभी करके, इसने षड्यंत्र रचा है, यानी इसने साजिश रची है। एक एक कर मुझे भूपेंद्र, जोगेश, गोविंद, मुकेंदीलाल आदि को सजा सुनाई गई। अंत में सुनाई फांसी की सजा हमारे 3 साथियों को, राम प्रसाद, बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। यानी जैसे कि जज ने कहा कि षड्यंत्र सिद्ध हो चुका है, यानी षड्यंत्र पता चल चुका है हमें। एक एक कर यानी एक एक कर के सबको बुलाया। भूपेंद्र, जोगेश, गोविंद, मुकेंदीलाल आदि को सजा सुनाई गई। अंत में फांसी किस किस को सुनाई? 3 साथियों को सुनाई। राम प्रसाद को सुनाई, बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई दी। उस वक्त राजेंद्र के चेहरे पर वही बालसुल्द मुस्कान थी, यानी बालसुल्द यानी बच्चे जैसे छोटे बच्चे
के मुंह पे जैसे मुस्कान होती है। बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था और रोशन सिंह ने हंसते हुए हमें ऐसे देखा मानो वे तो सीधे सोच चले और हम ही रह गए। यानी उस वक्त राजेंद्र राजेंद्र जो था, जिसको भी फांसी हो रही थी, राजेंद्र लाहिड़ी, उसके चेहरे पर बच्चों जैसी स्माइल थी और बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा यानी अनादर, किसी अनादर का भाव था, यानी किसी के इज्जत ना करना, किसी का आदर ना करना, वैसा उसके चेहरे पर भाव था। और रोशन सिंह ऐसे हंस रहा था कि जैसे मानो वो सिर्फ स्वर्ग जाएगा और बाकी सब यहीं रह जाएंगे। और हम सबकी आंखों में आंसू भरे थे क्योंकि हम जानते थे कि यही हमारी अंतिम मुलाकात है। यानी उन सबको पता था कि ये उनकी अंतिम मुलाकात है। ये इस कहानी के राइटर का नाम है मनमथ नाथ गुप्ता। चलो थोड़ी राइटर के बारे में भी लेखक परिचय हो जाए। मनमथ नाथ गुप्ता प्रसिद्ध क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता का जन्म 7 फरवरी 1908 को हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। आत्मकथा सहित उनके पुस्तकें लिखी। प्रकाशन विभाग, भारत सरकार की पत्रिका आजकल के संपादक रहे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं गांधी और उनका समय, सर पर कफन बांधकर, शहादतनामा आदि। 26 अक्टूबर 2000 को इनका स्वर्गवास हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा।